Good morning, everyone. Okay, then मटेरियल कंट्रोल मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात हम कर चुके। अब हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की। यार मटेरियल को कंट्रोल कर लिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसे कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज लेबर। लेबर कंट्रोल मटेरियल तो चलो फिर भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो फिजिकली कुछ बोल नहीं सकता, तो उसका कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में है। अब हम उसके कंट्रोल की बात कर रहे हैं जिनका फिजिकल मूवमेंट है। लेबर कंट्रोल यानी लेबर कॉस्ट के कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। जब हम लेबर की बात करते हैं यानी हम वर्कर्स की बात कर रहे हैं हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्री एंड हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्कर्स में, लेबर में हमें क्या कंट्रोल करना? तो कंट्रोल यानी कॉस्ट। तो सबसे पहले समझें कि लेबर एसोसिएटेड कॉस्ट कौन कौन सी हमारी होती है, जहां हमें फोकस करना है, जो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट को अफेक्ट करता है। लेबर रिलेटेड कॉस्ट, सबसे पहले तो वेजेस, इंसेंटिव्स यानी बोनसेस एक्सेट्रा, ओवर टाइम, आइडियल टाइम। ये चार मेजर एरिया ऑफ लेबर कॉस्ट यानी वर्कर से रिलेटेड कॉस्ट की हम बात करें तो फोर मेजर कॉस्ट आर देयर that are directly related with the worker. The wages we will pay to the worker for their working, incentives on bonuses to motivate them to enhance their efficiency, overtime to cover our shortage of production, and idleness यानी वर्कर को पेमेंट तो हम कर रहे हैं लेकिन वर्कर कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, दैट इज नोन एज आइडियल टाइम। The worker is there in our factory, they are eligible for getting the wages क्योंकि वो फैक्ट्री में हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे हैं यानी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी उनका वो टाइम जो पे तो हो रहा है लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है। ये चार मेजर एरिया। और एक और इंपॉर्टेंट कॉस्ट इसमें ऐड कर लें, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब वर्कर का इन एंड आउट, वर्कर का रोटेशन। ये फाइव मेजर एरियाज पे हमें लेबर के अंदर, लेबर कॉस्ट के अंदर ये फाइव एरियाज जिन्हें हमें मैनेज करना है, जिन्हें हमें कंट्रोल करना है, जिन पे हम बात करेंगे कि इनको कंट्रोल करने के लिए पहले ये कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, कहाँ कुछ कम किया जा सकता है, क्या कंट्रोलेबल है, क्या अनकंट्रोलेबल है, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। द सेम क्राइटेरिया whenever we will talk about the cost, definitely we will focus on abnormal, normal, controllable, uncontrollable। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट मैनेजमेंट के प्रोसीजर पे आए तो उससे पहले हम उन डिपार्टमेंट्स की भी बात कर लें जो डिपार्टमेंट्स लेबर से कनेक्टेड हैं, जो डिपार्टमेंट्स इन लेबर को मैनेज करने के लिए, इस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डिपार्टमेंट रिलेटेड टू लेबर,
The first department we have is personnel department. हमारा पहला डिपार्टमेंट जो लेबर से कनेक्टेड है वो है पर्सनल डिपार्टमेंट. हम इन्हें एचआर डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, लेकिन पर्सनल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल क्या, अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, wages decision, एफिशिएंसी. हमारा जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स की नीड होगी, पर्सनल डिपार्टमेंट ऐड करेगा, वैकेंसी निकालेगा, वर्कर्स के इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा, फिर उन्हें सेलेक्ट करेगा और सिलेक्शन के बाद अपॉइंट करेगा. अपॉइंटमेंट के बाद उन वर्कर्स की इनिशियल, न्यू वर्कर्स की इनिशियल ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल होने की ट्रेनिंग, कि कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्कर्स के साथ डील किया जाता है, उन सब की ट्रेनिंग. किसको क्या वेजेस दिया जाएगा, किनका क्या इंसेंटिव्स होगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारा डिसीजन. और फिर ड्यूरिंग दी देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस और आफ्टर द रिक्रूटमेंट क्या वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, यानी ये कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन. ये सारा काम पर्सनल डिपार्टमेंट का होता है. सारा पर्सनल डेटा वो भी पर्सनल डिपार्टमेंट ही मैनेज करता है वर्कर्स का. पूरी पर्सनल फाइल, देयर बैकग्राउंड, देयर पास्ट जॉब्स एंड ऑल, सारा डिटेल, ये सारा हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है. डिपार्टमेंट नंबर 2 आता है हमारा जॉब इवैल्यूएशन. जॉब इवैल्यूएशन यानी यहां हम बात कर रहे हैं कि किसी भी जो भी जॉब, जो भी काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला है, उस जॉब के लिए किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कितने टाइम की जरूरत है, किन टेक्निक की जरूरत है, किन एक्सपर्टीज की जरूरत है. ये डिपार्टमेंट वो जॉब का इवैल्यूएट करता है कि हमें कौन सी जॉब वर्कर से परफॉर्म करवानी है और कौन कौन से वर्कर्स उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कंफर्टेबल हैं या क्वालिफाइड है, ताकि ये उन जॉब्स पे आउट ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स अपॉइंटमेंट कर पाए. यानी पर्सनल डिपार्टमेंट ने तो वर्कर्स रिक्रूट कर लिए, लेकिन कौन सा वर्कर किस डिपार्टमेंट में जाके काम करेगा, किस जॉब पे काम करेगा, उसके लिए हमें जॉब इवैल्यूएशन की जरूरत होती है. जॉब स्पेसिफिकेशंस, एक्सपर्टीज, क्वालिफिकेशन, टाइम रिक्वायर्ड, ये सारा काम हमारा जॉब इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट करेगा. और साथ में ये ट्रेनिंग भी कंडक्ट करेगा. ट्रेनिंग को हटा देते हैं, ट्रेनिंग को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डालेंगे. ये जॉब इवैल्यूएशन का काम हो गया. डिपार्टमेंट नंबर 3, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है कि जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट डिजाइन करना, कि किस जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से इक्विपमेंट्स, कौन सी प्रोसीजर. तो यहां पे एनवायरनमेंट हो गया, यहां फैसिलिटीज हो गई, यहां ट्रेनिंग हो गई.
यहाँ फर्दर हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। फर्दर ट्रेनिंग की बात करने का मतलब एक इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया था। हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली जिस जॉब के लिए वर्कर अपॉइंट किया गया है, वहां के एनवायरनमेंट, वहां के इक्विपमेंट, वहां की मशीन्स, उन सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा वर्कर्स को जिन्हें अपॉइंट किया गया। तो ये पूरा इंजीनियरिंग पार्ट देख रहा है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, व्हाट अ टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट विल डू। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के दो काम है, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, व्हाट इज दिस? टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग का मतलब वर्कर की अटेंडेंस रिकॉर्ड करना, दैट इज नोन एज टाइम कीपिंग। द रिकॉर्ड ऑफ द टाइम, record of the time worker remain in factory or remain in organization। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम है उस टाइम को रिकॉर्ड करना जिस टाइम के लिए वर्कर फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में था। इन शॉर्ट यूं कहें कि अटेंडेंस मैनेज करना। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा सर? ये डिफरेंट 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 टूल्स यूज करेगा, मेथड्स यूज करेगा, जिनके थ्रू टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। इट्स जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम। इट रिकॉर्ड्स द टाइम, वर्कर कब आया और कब फैक्ट्री से एग्जिट किया। टाइम रिकॉर्ड करने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, जैसे फिजिकल अटेंडेंस, जहां एक पर्सन अपॉइंट कर दिया गया, एक रजिस्टर रख दिया गया और वो पर्सन आके वर्कर्स की अटेंडेंस ले रहा है। द ट्रेडिशनल ओल्ड सिस्टम ऑफ टाइम कीपिंग। टोकन सिस्टम, वर्कर्स को टोकन अलॉट कर दिए जाते हैं, वर्कर्स को बैचेस अलॉट कर दिए जाते हैं, उसमें उनका एम्प्लॉय नंबर मेंशन होता है। वर्कर जब भी एंट्री करता है, वो एंट्री पे वो टोकन उस टाइम रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करेगा। वो टोकन वहां पे स्टोर हो जाएगा और उसके आने का टाइम रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। जाते वक्त वो वापस वहां से टोकन लेके जाएगा और जाने के टाइम जब भी वो टोकन लेगा तो अगेन उसका जाने का टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ये भी मैनुअल, अगेन आउटडेटेड सिस्टम हो गया। देन कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कार्ड पंचिंग। कार्ड पंचिंग सिस्टम, जहां कुछ इस तरह का एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर और एक मशीन इंस्टॉल कर दी जाती है और हर वर्कर को उसका एक कार्ड उसकी डिटेल के साथ इशू किया जाता है। वर्कर जब भी एंट्री करेगा उस मशीन में अपना कार्ड इंसर्ट करेगा। जैसे वो मशीन में अपना कार्ड इंसर्ट करता है, जैसे उस इक्विपमेंट में अपना कार्ड इंसर्ट करता है, कार्ड पंच हो जाता है और वो सॉफ्टवेयर उस कार्ड के डिटेल से उसका टाइम रिकॉर्ड करके सिस्टम को भेज देता है। तो सिस्टम में जाके ये एंट्री हो जाती है कि इस वर्कर का कार्ड कब पंच हुआ, यानी कब इस वर्कर ने एंट्री किया। और जब भी वो एग्जिट करेगा, जब भी वो वापस जाएगा, तब वापस वो कार्ड पंच करके जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हो गया कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, हो गया। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक सिस्टम, द मोस्ट फुल प्रूफ सिस्टम, जहां पे जब भी वर्कर एंट्री करेगा अपने फिजिकल थंब से, अपने फिजिकली अपने थंब से, अपने थंब इंप्रेशन से या अपने फेशियल रिकॉग्निशन से एंट्री अपनी
रिकॉर्ड करवाएगा, अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करवाएगा, और जब भी जाएगा तो अगेन वापस अपने थंब इंप्रेशन से, अपने फेशियल रिकॉग्निशन से अपनी एग्जिट रिकॉर्ड करवाएगा। इन 4 मेजर तरीकों से टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट वर्कर्स की अटेंडेंस को रिकॉर्ड करता है, वर्कर के उस टाइम को रिकॉर्ड करता है जिस टाइम वर्कर ने एंट्री किया और जिस टाइम वर्कर ने एग्जिट किया। मतलब ये डिपार्टमेंट सिर्फ ये मैनेज कर रहा है कि वर्कर कितने टाइम तक फैक्ट्री के अंदर था। कि वर्कर को यदि हम टाइम बेसिस पे कि कितने आवर्स उसने काम किया, उस बेसिस पे यदि वेजेस देते हैं, तो ये टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से हम वो रिकॉर्ड कलेक्ट करेंगे कि कितने दिन कितनी बजे एंट्री किया। मेथड बाय मेथड बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली फर्स्ट 2 मेथड्स आर टोटली आउटडेटेड, क्योंकि इन दोनों मेथड्स में मैनिपुलेशंस, प्रॉक्सी, पर्सनल बायसनेस, इन सब के चांसेस है। अटेंडेंस रिकॉर्ड करने वाले के पर्सनल रिलेशन है, वो लेट भी आया है वर्कर तो भी उसने उसकी अटेंडेंस टाइमली मार्क कर दी, कोई पर्सन नहीं आया तो उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड करा दी गई, टोकन किसी और ने सबमिट कर दिया। हमारा टाइम कीपिंग मेथड डेफिनेटली कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए जहां एग्जैक्ट पूरा टाइम रिकॉर्ड हो, किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन ना हो, बायसनेस ना हो, इलेक्ट्रॉनिक हो ताकि उसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी का, डिस्प्यूट किसी भी तरह के ना हो, क्योंकि मशीन यदि रिकॉर्ड कर रही है तो डिस्प्यूट नहीं, वर्कर भी कई बार बोल सकता है कि आई वॉज तो देयर, अटेंडेंस नहीं लगाया मेरा। बट यदि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो आप उस चीज पे भी आर्ग्यू नहीं कर पाए। इस तरह का सिस्टम हमें डेवलप करना है। टाइम की सारी इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डेड टाइम की इंफॉर्मेशन हमें क्विकली अवेलेबल हो जाए, डेटा प्रॉपर्ली अरेंज हो। तो यहां हम बोलेंगे द लास्ट वन इज द मोस्ट बेनिफिशियल मेथड, द बेस्ट और परफेक्ट मेथड इज बायोमेट्रिक सिस्टम, जहां पे वो सारे ड्रॉबैक्स खत्म हो जाते हैं। इवन कार्ड पंचिंग में भी पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई और कार्ड पंच कर दे। तो बेस्ट मेथड में हम बात करेंगे तो इट विल बी डेफिनेटली बायोमेट्रिक सिस्टम। अब टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ने अपना काम कर दिया और कितना कितना टाइम वर्कर फैक्ट्री में अवेलेबल था उसको रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। फिर टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट क्या है? तो टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट का काम है, वर्कर फैक्ट्री में तो था लेकिन वर्कर ने काम क्या किया ये वो चीज रिकॉर्ड करता है। ये अगेन टाइम को ही रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन टाइम ऑफ द वर्कर डिवोटेड बाय द वर्कर ऑन अ पर्टिकुलर जॉब। किस जॉब पे, किस डिपार्टमेंट में, किस काम में कितना टाइम उसने लगाया, तो ये रिकॉर्ड कर रहा है टाइम डिवोटेड ऑन पर्टिकुलर जॉब या डिपार्टमेंट। ये वर्कर फैक्ट्री में तो एंट्री कर गया था सर, फाइन। अब वर्कर बहुत सारे काम कर सकता है। वर्कर किसी, एक नॉर्मल वर्कर है, हेल्पर है, तो कहीं भी हेल्पिंग का काम उसको दिया जा सकता है। तो वो हेल्पर कौन से डिपार्टमेंट में है, काम कर रहा था, ताकि हम जब भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें या किसी जॉब की कॉस्ट निकालें या किसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालें तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उस डिपार्टमेंट पे लेबर कॉस्ट कितनी आई। अब किसी पर्टिकुलर जॉब या डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वर्कर ने उस डिपार्टमेंट में या उस जॉब के लिए कितना टाइम दिया। तो टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट इंटरनली जाके वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और इसी से वर्कर की आइडियलनेस भी रिकॉर्ड होगी, इसी से वर्कर की आइडियल टाइम भी रिकॉर्ड होगा कि कित टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ने ये बता दिया कि वर्कर 8 घंटे अंदर था, और टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट जब देखने गया और उसने उसके सारे काम को देखा तो पता चला कि उसका काम तो 6 आवर्स का ही हुआ है, इसका मतलब 2 आवर्स उसने काम नहीं किया। तो यहां से आइडियलनेस भी रिकॉर्ड होगी। तो ये दो काम, ये दो डिपार्टमेंट टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं।
जहां टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट में एक काम एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड करना और दूसरा काम स्पेसिफिक जॉब पे डिवोटेड टाइम रिकॉर्ड करना। डिपार्टमेंट नंबर 5, पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट, पेरोल का मतलब होता है सैलरी कैलकुलेशन। तो पेरोल डिपार्टमेंट पे कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेशन ऑफ wages, or you can say calculation of the payment to worker, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू वर्कर, वर्कर को कितना पेमेंट करना है। पेरोल डिपार्टमेंट का काम है कि वर्कर को कितना पेमेंट करना है। वर्कर का पेमेंट पेरोल डिपार्टमेंट डिजाइन करता है। वर्कर की सैलरी स्लिप यूं कह दीजिए पेरोल डिपार्टमेंट बनाता है। कैसे? तो ये डिपार्टमेंट बाकी दो डिपार्टमेंट से हेल्प लेगा। पर्सनल डिपार्टमेंट से वर्कर की क्या वेजेस फिक्स हुई थी, क्या उसके इंसेंटिव्स डिजाइन हुए थे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे वर्कर्स को अपॉइंट किया गया था, एक डेटा वहां से कलेक्ट करेगा। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से वर्कर ने उस मंथ कितना टाइम यूज किया, डिवोट किया, ये वहां से रिकॉर्ड कलेक्ट करेगा और फिर वर्कर की वेजेस कैलकुलेट करेगा, जिसमें उसके इंसेंटिव्स, उसके बोनसेस, एक्शंस क्या उसे करना है। तो ये वेजेस बना के वर्कर की वेजेस का पूरा स्लिप सेंड कर देगा कॉस्ट डिपार्टमेंट को। And finally cost department will come. What cost department will do? Final payment to worker. ये वर्कर का फाइनल पेमेंट कैलकुलेट करेगा। यार पेरोल डिपार्टमेंट ने तो ये बता दिया कि इस वर्कर की इस मंथ की वेजेस कितनी बनती है। वेजेस, बोनसेस, डीएनएस अलाउंस, इंसेंटिव्स, ये कैलकुलेट करके इसने पूरी लिस्ट बनाई, शीट बनाई, स्लिप बनाई, डेटा भेज दिया कॉस्ट डिपार्टमेंट को। अब कॉस्ट डिपार्टमेंट फाइनल पेमेंट रिलीज करेगा वर्कर को और उस कॉस्ट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, उस कॉस्ट को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या जॉब पे चार्ज करने के लिए रिकॉर्ड करेगा। अब ये फाइनल पेमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो सर जो पेरोल डिपार्टमेंट ने हमें दिया कि क्या वेजेस बनती है, उसमें से क्या क्या डिडक्शन वर्कर की वेजेस में से हमें इस मंथ करने हैं। जैसे वर्कर ने लोन लिया हुआ था तो उसकी लोन की इंस्टॉलमेंट काटनी है। वर्कर ने किसी चीज के लिए एडवांस पैसा लिया था कंपनी से, उसका डिडक्शन करना है। वर्कर का पीएफ बनता है, पीएफ कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करना है। वॉट एवर डिडक्शंस आर देयर, ये वो फाइनली डिडक्शंस निकाल के और एक फाइनल पेमेंट वर्कर को रिलीज करेगा। एंड देन जितनी भी कॉस्ट उस लेबर की आई, वो कॉस्ट किस डिपार्टमेंट पे चार्ज होनी चाहिए या वो कॉस्ट किस प्रोडक्ट पे चार्ज होनी चाहिए, ये अकॉर्डिंगली उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। तो ये टोटल 6 डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलके लेबर कंट्रोल पे काम करते हैं। बात क्लियर हुई? तो हमें इन 6 डिपार्टमेंट्स के थ्रू वर्कर को मैनेज करना है। 2 पॉइंट हमने अभी तक डिस्कस किए, एक कॉस्ट कौन कौन सी आएगी और दूसरा कौन कौन से डिपार्टमेंट वहां इन्वॉल्व है। अब इसके बेसिस पे पहली कैलकुलेशन वाली बात करते हैं, लेबर कॉस्ट, कंपोनेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है और लेबर का पेमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो 2 चीजें हो गई, एक तो कॉस्ट टू द फैक्ट्री और कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकेंड अमाउंट टू बी पेड टू द वर्कर। फैक्ट्री को कॉस्ट कितनी लगी,
डिपार्टमेंट को, बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कितनी लगी, और जो भी कॉस्ट लगी है उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट वर्कर को पेमेंट कितना करना है। तो पहले कॉस्ट कंपोनेंट पे बात करें, लेबर कॉस्ट के कंपोनेंट कौन कौन से। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट वेजेस। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट इज डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का मतलब हो गया डायरेक्टली जो वर्क बेस्ड कॉस्ट है, वर्क बेस्ड, इधर टाइम पे बेसिस कि कितना घंटे उसने काम किया पर आवर की रेट से, या नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे, यदि वो पीस रेट पे काम कर रहा है तो पर यूनिट कितना उसको पे कर रहे हैं, उससे उसकी डायरेक्ट वेजेस कैलकुलेट होगी। देन डीए, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस शॉर्ट में डीए बोलते हैं, हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। ड्यू टू इन्फ्लेशन वर्कर को एडिशनल वेजेस दिया जाता है, एडिशनल पेमेंट किया जाता है अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट वेजेस टू मैनेज द इन्फ्लेशन, कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है तो उसकी कॉस्ट ऑफ, सो द अपार्ट फ्रॉम द वेजेस उसे हम डीएनएस अलाउंस पे करेंगे। अदर अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस, यदि हम वर्कर को कोई भी अदर अलाउंस दे तो वो अदर अलाउंस भी उनकी कॉस्ट का पार्ट है। अदर अलाउंस कैसे? क्वाइट पॉसिबल, ट्रेवलिंग अलाउंस, वर्कर ट्रेवल करके आ रहा है तो हम उसे हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, और भी बहुत सारे अलाउंसेस हो सकते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल अलाउंस, ऐसे कई अलाउंसेस कंपनी उन्हें दे सकती है तो वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। इंसेंटिव्स दे सकती है, कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज, कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज, कंपनी वर्कर को अलाउंस ना देके कई ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है जिसकी कॉस्ट कंपनी बियर कर रही है, तो कंपनी वर्कर को कैश में पेमेंट नहीं करती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। लाइक हमने बस लगा दिया, ट्रेवलिंग अलाउंस ना देके हमने बस लगा दिया जो वर्कर्स को लेके आ रहा है, छोड़ के आ रहा है, तो उस बस का जितना भी खर्चा हो रहा है ट्रेवलिंग फैसिलिटी का, वो हम वर्कर की कॉस्ट में, लेबर कॉस्ट में ऐड करेंगे। वी आर नॉट गिविंग पेमेंट टू द वर्कर, लेकिन कॉस्ट का पार्ट तो है दैट कंपनी इज इनकरिंग ऑन द वर्कर्स, लेबर्स। कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, खुद ने डिस्पेंसरी लगा दी हमने, वर्कर को इंजरी हो तो वहां पे बच्चे भी उनके वहां पे जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एजुकेशन फैसिलिटी, छोटा स्कूल खोल दिया, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हजारों वर्कर काम करते हैं तो उनके बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया। इन सारी फैसिलिटीज की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी लेबर कॉस्ट का ही पार्ट होगी। बोनस, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द वर्कर, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द वर्कर, हम उनकी एफिशिएंसी बूस्ट के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एफिशिएंसी शो करने का बोनस दे सकते हैं, तो वो बोनस भी लेबर कॉस्ट का पार्ट होगा। ओवर टाइम वेजेस, अब ओवर टाइम वेजेस पे लेबर कॉस्ट का पार्ट होगा या नहीं होगा उस पर डिस्कशन हम और डिटेल में करेंगे, बट फॉर नाउ ओवर टाइम वेजेस इज पार्ट ऑफ द लेबर कॉस्ट। ओवर टाइम वेजेस को डील करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं और ओवर टाइम वेजेस को कैलकुलेट करना भी एक कॉन्सेप्ट है पूरा, उस पर अभी अलग से और बात करते हैं।
employers contribution to PF and ESI, provident fund and employees state insurance ESI, ये प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है, सेविंग स्कीम्स है, जहां पे गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि हर एम्प्लॉय की सैलरी का, वेजेस का एक स्पेसिफिक पार्ट एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेगा और उसमें उतना ही पोर्शन खुद की तरफ से ऐड करेगा और गवर्नमेंट की एक सेविंग स्कीम जिसे प्रोविडेंट फंड स्कीम बोलते हैं उसमें डिपॉजिट कर देगा, जिस पे 8%, 7-8% के आसपास का इंटरेस्ट मिलता है। वो अमाउंट सेविंग प्रमोट करने के लिए है कि जो भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जब पैसा जिम में चला जाता है तो उसके बाद सेविंग होना नहीं होना गारंटीड नहीं होता, लेकिन पेमेंट ही ना करा जाए, पेमेंट करने से पहले ही डिडक्ट कर लिया जाए और उस डिडक्टेड अमाउंट को गवर्नमेंट स्कीम में डिपॉजिट कर दिया जाए। तो एक पार्ट तो एम्प्लॉय के सैलरी में से कट होगा, एक पार्ट एम्प्लॉयर अपनी तरफ से ऐड करेगा और फिर उसे गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, जो कि उस एम्प्लॉय को मिलेगा पीएफ एक्ट के अकॉर्डिंग, ईदर ऑन रिटायरमेंट और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ सर्विस, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसे लमसम अमाउंट मिलेगा। तो यहां एम्प्लॉयर की जेब से जितना पैसा ऐड हो रहा है वो एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट है, वो लेबर कॉस्ट में है। ऐसे ही ईएसआई होता है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, इट इज सॉर्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पर, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें भी एम्प्लॉयज की सैलरी में से एक अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है और कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी तरफ से ऐड करता है और वो अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम की फॉर्म में गवर्नमेंट को सबमिट डिपॉजिट कर दिया जाता है। ये एक्सपेंस है सॉर्ट ऑफ। अब इसके अगेंस्ट एम्प्लॉयज आर फ्री टू टेक मेडिकल फैसिलिटीज और ट्रीटमेंट फ्रॉम दी सच ईएसआई क्लिनिक्स। तो ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस के क्लिनिक्स हर जगह होते हैं जहां पे एम्प्लॉय जाके अपनी और अपनी फैमिली के लिए, डिपेंडेंट फैमिली का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है, और या फिर उनके रेफर करने पे किसी अदर हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले सकता है। और ये एक तरह से मेडिकल इंश्योरेंस हो गया। इसके लिए भी प्रीमियम का एक पार्ट एम्प्लॉय की सैलरी से माइनस होता है और एक पार्ट एम्प्लॉयर खुद ऐड करता है। जो पार्ट एम्प्लॉयर ऐड करता है उसे हम इस लेबर कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी टोटल लेबर कॉस्ट आती है। उससे कोई मतलब, वो तो काम जॉब स्पेसिफिकेशन में वेजेस ही उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। एक ट्रेन चलाने वाले को और एक कंडक्टर को, ट्रेन चलाने वाले की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे लोको पायलट बोलते हैं, बोलने को तो रेलवे में ट्रेन चला रहा है, ड्राइवर है, सैलरी लैक्स में होती है, 15 लाख 20 लाख का पैकेज होता है। तो काम के स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे वर्कर की वेजेस फिक्स होती है। यहां पे हमारे पास आएगी टोटल लेबर कॉस्ट। फिर हम देखेंगे इफेक्टिव या प्रोडक्टिव आवर्स। सेकेंड पार्ट पे हम निकालेंगे प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब क्या है? प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब है एक्चुअली कितने टाइम काम हुआ। प्रोडक्टिव आवर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन कितने टाइम के लिए हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन कितने टाइम के लिए हुआ। तो यहां पे टाइम रिकॉर्डेड
लेस नॉन प्रोडक्टिव टाइम। नॉन प्रोडक्टिव टाइम किसे बोलेंगे? नॉन प्रोडक्टिव टाइम कहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव टाइम की कैलकुलेशंस होगी, किस बेसिस पे नॉन प्रोडक्टिव टाइम डिजाइन होगा? तो कई ऐसे टाइम्स, ऐसा आइडियलनेस है, ऐसा टाइम जिसमें काम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो प्रोडक्टिव टाइम का ही पार्ट होता है। फैक्ट्री गेट से मशीन तक पहुंचने का टाइम, ये आइडियलनेस नहीं है, ये नॉर्मल आइडियल टाइम, ये नॉर्मल आइडियल टाइम, ये नॉर्मली ये तो लगेगा ही। छुट्टी होने से पहले मशीन बंद करके गेट से बाहर निकलने तक का टाइम, आने और जाने का टाइम, लंच टाइम, नॉर्मल रेस्ट बिटवीन द जॉब्स, या कहें फैसिलिटीज का टाइम, मटेरियल सप्लाई होना और प्रोडक्ट को शिफ्ट करने का टाइम, एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट होने का टाइम, मशीन का सेटअप लगाने का टाइम, ये सब नॉर्मल टाइम होते हैं। और इन टाइम के लिए पहले से ही स्टैंडर्ड्स फिक्स किए होते हैं, और जब भी हम स्टैंडर्ड टाइम डिजाइन करते हैं इन सब के लिए पहले ही अलाउंस दे दिया जाता है कि यार एक काम को करने में या एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में या एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लग रहे हैं। वो 5 घंटे कैसे कैलकुलेट किए गए? तो उनमें ये सब नॉर्मल आइडियलनेस को पहले ही एडजस्ट किया गया है कि एक्चुअली तो 5 घंटे लगते हैं लेकिन एक्चुअली 5.5 घंटे लगेंगे, आधा घंटा आइडियलनेस होगी। तो हमने स्टैंडर्ड ही 5.5 आवर्स का किया है, स्टैंडर्ड ही हमने 5.5 आवर्स का डिसाइड किया, तो ये नॉर्मल आइडियलनेस उसमें एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे नॉर्मल में कौन कौन से टाइम को हम कंसीडर कर रहे हैं? तो एक मेनली चीज ध्यान रखिएगा, सेटअप टाइम इज ऑलवेज इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। दो टाइम को समझिए, मेंटेनेंस और सेटअप। मेंटेनेंस टाइम नॉन प्रोडक्टिव है और सेटअप टाइम प्रोडक्टिव माना जाता है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, हमने फैकल्टी हायर किया है और पर आवर बेसिस पे हम उनका पेमेंट कर रहे हैं। आज मैंने उनका क्लास स्केड्यूल किया 9 to 12, दैट मीन्स आई सपोज टू पे हिम फॉर 3 आवर्स, 9 to 12। 9 o'clock he entered in the classroom, and after that students are adjusting, लिंक क्रिएट हुआ, मार्कर वार्कर पेन वेन ये एडजस्ट हुआ, फाइल ओपन किया गया, एंड देन एक्चुअल क्लास स्टार्ट्स एट 9:15। तो ये जो 15 मिनट वेस्ट हुए जिसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ, जिसमें स्टडी नहीं हुआ, ये टाइम प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव? ये सेटअप टाइम है, और ये सेटअप टाइम हर बार होगा, यू कांट कंट्रोल इट, एंड इट इज पार्ट। वर्कर फैक्ट्री में एंटर करता है, मशीन ऑन करता है, मशीन को ऑन होके रोटेशन में आने में 15 मिनट लगते हैं, लगेंगे। ये नहीं कि वर्कर के आने से पहले कोई आके मशीन चालू करके चला जाएगा, या मेरे आने से पहले मेरी बुक मुझे क्या पढ़ाना है वो सब कोई ओपन करके चला जाएगा। तो ये सेटअप टाइम है, ये पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन है, इसलिए इसे प्रोडक्टिव टाइम माना जाए। बट अगेन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वर्क टू वर्क डिफर करता है। कुछ सेटअप टाइम ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पहले अलग से मैनेज किया जा सकता है, तो वो नॉन प्रोडक्टिव कंसीडर होगा। बट फॉर नाउ, if it is not specified clearly, we will assume the setup time is productive one. 100% setup time is productive one. Maintenance time, इसी तरह मेंटेनेंस की बात करें, ये क्लास में टीचर आ गया, 9 बजे का क्लास स्केड्यूल है, क्लास शुरू होने वाला है, और हमारा पियोन आके बोलता है सर 5 मिनट रुक जाओ, मुझे सफाई करनी बाकी रह गई।
दैट इज रबिश। आपने 9 o'clock के पहले क्यों नहीं किया? ये मेंटेनेंस का पार्ट है, और मेंटेनेंस पार्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले होना चाहिए। ड्यूरिंग प्रोडक्शन मेंटेनेंस नहीं होगी तो ये नॉन प्रोडक्टिव कंसीडर होगा। आइडियलनेस एबनॉर्मल भी हो सकती है। कौन कौन से एबनॉर्मल आइडियलनेस? मशीन ब्रेकडाउन। मेंटेनेंस ऑफ मशीन ये नॉर्मल है, उसमें जो टाइम लगेगा वो होगा, लेकिन मशीन ब्रेकडाउन हो गया, दैट अनकंट्रोलेबल, मशीन खराब हो गई, तो जब रिपेयर होगी तब तक ये काम होगा, ये अनकंट्रोलेबल है, वर्कर वहां होगा और बैठा होगा, आइडियलनेस होगी, ये एबनॉर्मल आइडियलनेस। नॉर्मल के एग्जांपल मैं दे चुका हूं। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, ये भी एबनॉर्मल है लेकिन कंट्रोलेबल है। आपने शॉर्टेज क्यों आने दी? अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्यों नहीं था? लॉकआउट एबनॉर्मल है, स्ट्राइक्स एबनॉर्मल है। तो ये नॉर्मल एबनॉर्मल को समझना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, अंडरस्टैंडेबल है। तो जब हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट आ जाए और इफेक्टिव प्रोडक्टिव टाइम आ जाए तो हम यहां पे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव टाइम, तो इससे हमारे पास एग्रीगेट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो गई। पर यूनिट कितनी कॉस्ट लगेगी, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का ये पूरा प्रोसीजर यहां से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले तो हम टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और उस लेबर कॉस्ट को इनकर्ड करने में कितने आवर्स का प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्टिव टाइम निकालेंगे और उससे हम पर आवर पर यूनिट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। डन? यहां तक बात क्लियर है सारी? ओके। वर्कर की अर्निंग निकालनी हो तो सर जो कॉस्ट आई है कंपनी को, वर्कर का पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? व्हाट वी विल पे टू द वर्कर, ये पे करेंगे, ये पे करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये पेमेंट नहीं होगा। ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी वर्कर को पे नहीं होगा। और यहां से जो अब अमाउंट कैलकुलेट हुआ उसमें से डिडक्शंस होंगे। डिडक्शंस में कौन कौन से डिडक्शंस होंगे? तो एक तो हो गया एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई, ईएसआई और पीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसकी कैलकुलेटेड वेजेस में से डिडक्ट हो जाएगा। लोन एंड एडवांसेस, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस, वर्कर ने कोई ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया हुआ है या कोई मनी एडवांस में ली हुई है तो वो लोन एंड एडवांसेस वहां से डिडक्ट हो जाएगा, उसकी इंस्टॉलमेंट उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। ये वॉलेंटरी है, ये कंपलसरी नहीं है। यदि एम्प्लॉय ने डिसाइड किया है कि हाँ यार मेरा लोन का इंस्टॉलमेंट मेरी सैलरी में से हर महीने काट लिया, डिडक्शन फॉर सेविंग स्कीम्स, डेवलपमेंट स्कीम्स, डेवलपमेंट फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स। मतलब एम्प्लॉय चाहता है कि यार पूरी मेरे हाथ में ना आए, मेरी ही सैलरी में से यहीं पे कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा प्रोविडेंट फंड में, आप तो 12.5% डिडक्ट करते हो, मैं चाहता हूं मेरा सैलरी का 20% डिडक्ट हो। सेविंग ही हो रही है ना। तो यहाँ वॉलेंटरीली वर्कर चाह रहा है कि कोई और डिडक्शन हो, तो सेविंग के लिए
डेवलपमेंट स्कीम के डेवलपमेंट फंड्स के लिए ये डिडक्शंस हो सकते हैं। टीडीएस, यदि वर्कर को मिलने वाली सैलरी टैक्स लिमिट के बाहर जा रही है तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कंपल्शन है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्कर की सैलरी का टैक्स कैलकुलेट करके वो टैक्स डिडक्ट करे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। प्रोफेशनल फी, इफ एनी, दैट वर्कर रिक्वायर्ड टू पे, तो उसकी सैलरी से प्रोफेशनल फी भी डिडक्ट हो जाएगी। कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको कोई ना कोई चार्जेस पे करते रहने पड़ते हैं। तो ये कुछ कॉमन डिडक्शंस हैं जो वर्कर की सैलरी से डिडक्ट कर लिए जाएंगे और फिर फाइनली उसका पेमेंट रिलीज होगा। यहां तक ओके? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्सेप्ट ओवर टाइम पे। ओवर टाइम क्या है, क्यों पे करना है, कितना पे करना है, और जो पे किया वो चार्ज कहां होगा। तो ओवर टाइम यानी नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करने का वेजेस। फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या है, ओवर टाइम कब देना है, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग इफ वर्कर वर्क फॉर मोर देन 9 hours in a day or 48 hours in a week, then extra hours जो भी वर्क किए, such extra hours are known as overtime, and such overtime hours will be paid at double rate। एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा, एक दिन में फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग वर्किंग आवर्स 8 होते हैं, 8 वर्किंग आवर्स होते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग, 8 वर्किंग आवर्स होते हैं। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 8 to 5, 1 घंटे का लंच वंच मान के 8 वर्किंग आवर्स होते हैं। लेकिन यदि वर्कर 9 घंटे तक भी काम करता है तो वो ओवर टाइम नहीं कहलाता। एक्स्ट्रा आवर तो कहलाएगा, वो जो एक एक्स्ट्रा आवर उसने काम किया है दैट इज एक्स्ट्रा आवर। इफ वर्कर वर्क फॉर 9 hours दैट मींस ही वर्किंग फॉर 1 extra hour, बट दैट 1 extra hour इज नॉट कंसीडर्ड एज ओवर टाइम। ओवर टाइम कंसीडर होगा जब वो 9 घंटे से ज्यादा काम करेगा या फिर पूरे वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम करेगा, तो वो ओवर टाइम आवर्स कहलाते हैं। और उन ओवर टाइम आवर्स के लिए फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग वर्कर को आपको नॉर्मल वेजेस रेट जो भी आपने उस वर्कर के लिए डिसाइड की है उसकी डबल रेट से पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ओवर टाइम, 1 overtime hour is equal to 2 normal hours। 1 overtime hours is considered as 2 normal hours। एक ओवरटाइम आवर 2 नॉर्मल आवर की तरह ट्रीट होगा। अब ओवर टाइम हुआ तो ओवर टाइम वेजेस जो यानी एक्स्ट्रा वेजेस हमने पे की है वो एक्स्ट्रा वेजेस क्या मानी जाएगी, पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो ओवर टाइम वेजेस को क्या कंसीडर करना है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, दैट डिपेंड व्हाई ओवर टाइम इज देयर। पहला, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर,
हमने ओवर करवाया कस्टमर की रिक्वेस्ट पे। हमने बोला सर हमारे पास इतना जल्दी ऑर्डर सप्लाई करने का टाइम नहीं है, हम नहीं दे सकते आपको इतनी जल्दी। तो कस्टमर कहता है सर कुछ भी करो, आप मुझे बस 3 दिन में डिलीवरी दो। बोले सर नहीं हो सकता, वी डोंट हैव सच फैसिलिटी। बोले सर आप ओवर टाइम करवाओ लेकिन मुझे तो ये चाहिए। तो यहाँ हम कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम कर रहे हैं, तो हम उस ओवर टाइम कॉस्ट को चार्ज करेंगे, चार्ज टू दैट ऑर्डर। उसकी ओवर टाइम की पूरी कॉस्ट उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे ही चार्ज कर दी जाएगी और उस कस्टमर से ही रिकवर की जाएगी। वर्कर की शॉर्टेज की वजह से हम ओवर टाइम करवा रहे हैं। हमारे पास वर्कर की शॉर्टेज है और शॉर्टेज की वजह से हमें ओवर टाइम करवाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा डिमांड उतना ही है लेकिन वर्कर की शॉर्टेज है और हम रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हम ओवर टाइम करवा रहे हैं। तो हम इस ओवर टाइम को चार्ज टू लेबर कॉस्ट, हम इसे लेबर कॉस्ट का ही पार्ट मानेंगे। हम इसे लेबर कॉस्ट का ही पार्ट मानेंगे क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कि ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। तो उस केस में हम पर यूनिट लेबर कॉस्ट ओवर टाइम कॉस्ट को ऐड करके निकालेंगे और अकॉर्डिंगली लेबर कॉस्ट पे ही चार्ज कर देंगे। ड्यू टू नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस आइडियलनेस ज्यादा हो रही है, जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका हेड प्रॉपरली वर्कर को मैनेज नहीं कर पा रहा है, यानी यूं कहें एबनॉर्मल, ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन एंड दैट इज कंट्रोलेबल। इवन ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन यदि ओवर टाइम हो रहा है तो ये होगी चार्ज एज ओवरहेड। ये लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये ओवरहेड का पार्ट कहलाएगा। ड्यू टू फॉल्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट, किसी अदर डिपार्टमेंट की गलती की वजह से हमारे यहाँ पे ओवर टाइम हो रहा है। हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था, उस हमारी मशीन की टाइमली मेंटेनेंस नहीं की, इसकी वजह से मशीन खराब हो गई, काम नहीं हो पाया और अब हमें प्रोडक्शन पूरा करने के लिए ओवर टाइम करवाना पड़ रहा है। तो ये भी एबनॉर्मल ही है। चार्ज टू दैट अदर डिपार्टमेंट, उस ओवर टाइम कॉस्ट को हम उस अदर डिपार्टमेंट पे चार्ज कर देंगे, भैया आपकी गलती से हुआ है, यू हैव टू बेयर इट। ये हो गया आपका ओवर टाइम का ट्रीटमेंट। सो गाइस गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार जितना डिस्कशन अभी तक हमने लेबर कंट्रोल पे किया है, लेबर कॉस्ट पे किया है, जस्ट रिवाइज इट। देखें कुछ पूछने का है क्या इसमें। विल बी बैक इन 2 मिनट।
फाइन, यहां तक चलिए। एक ओवर टाइम ये भी हो सकता है ना, ना लेबर की चॉइस पे नहीं हो सकता। हमें जरूरत होगा तो ओवर टाइम करवाएंगे ना बेटा, ऐसे तो रोज ही लेबर की नीड होगी, हमारे प्रोडक्शन की नीड हो सकती है ना। हाँ, ड्यू टू एनी एबनॉर्मल दैट इज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एनी पर्सन, ओवर टाइम ड्यू टू एनी एबनॉर्मल रीजन दैट इज नॉट कंट्रोलेबल, uncontrollable abnormal reason, say it's not strike, say it's flood, natural calamity, बाढ़ आ गया, प्रोडक्शन नहीं हो पाया, अब उसमें अंदर ही बैठे हैं तो चलो प्रोडक्शन कर लो, ताकि उस पीरियड में यदि हमें प्रोडक्शन की शॉर्टेज आएगी तो हम पूरी कर पाएंगे। तो ऐसी किसी नेचुरल कैलमिटी की वजह से प्रोडक्शन सफर हुआ और फिर हमें प्रोडक्शन फास्ट करने के लिए ओवर टाइम करवाना पड़ा, तो एक रीजन ऐड कर दो, अनकंट्रोलेबल एबनॉर्मल रीजन, तो वहां हम ओवर टाइम को चार्ज करेंगे कॉस्टिंग पी एंड एल को। Charge to C P and L, costing P and L. Then we will charge that overtime cost to the costing P and L. All good? Next concept, wages payment system. वेजेस कैसे कैसे पे की जा सकती है? वेजेस पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो पहला होता है टाइम वेजेस। आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ वेजेस पर आवर, या डेज वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ वेजेस पर डे। तो रेट ऑफ वेजेस बेस्ड ऑन टाइम, टाइम डिवोटेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये टाइम बेस्ड वेजेस कहलाती है। दूसरी होती है पीस वेजेस। पीस वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन। पीस वेजेस में भी तीन कैटेगराइजेशन थे अर्लियर। डायरेक्ट पीस वेजेस, यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय पीस रेट या वेजेस रेट पर यूनिट। यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय वेजेस रेट पर यूनिट हमने फिक्स कर दिया। अब यहां पे आपको स्विचिंग्स करनी पड़ सकती है। गिवन है टाइम वेजेस, शिफ्ट करना है वेजेस पीस वेजेस पे, तो वो थोड़ा सा इंटेलिजेंसी हम यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आएगा। एक होता है गारंटीड पीस वेजेस, गारंटीड पीस वेजेस का मतलब वेजेस तो हम पीस के बेसिस पे दे रहे हैं, आउटपुट बेसिस पे दे रहे हैं, काम कितना किया उस बेसिस पे दे रहे हैं। लेकिन यदि कोई स्लो वर्कर है तो कहीं स्लो वर्कर को उस चीज से नुकसान ना हो, वो पूरा दिन 8 घंटे काम तो कर रहा है लेकिन उतना काम नहीं कर पा रहा, लेकिन दूसरा ज्यादा यूनिट बना के ज्यादा वेजेस लेके जा रहा है, तो ऐसे केस में वो डीमोटिवेट ना हो जाए इनिशियल स्टेज पे, तो हम उसे गारंटी दे देते हैं कि वेजेस तो पीस के बेसिस पे मिलेगी, यानी यूनिट बेसिस पे,
लेकिन हम गारंटी देते हैं कि मिनिमम जितना टाइम तुम काम करोगे उतने टाइम की वेजेस तो मिनिमम मिलेगी। तो इन शॉर्ट मैं यूं कह दूं, टाइम रेट और पीस रेट विच एवर इज हायर, पीस के अकॉर्डिंग ले जाओ, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग मिनिमम गारंटी हो गया कि 8 घंटे काम किया 100 रुपए पर आवर मिलता है, तो 800 रुपए तो देंगे ही देंगे। लेकिन आउटपुट ज्यादा किया तो ज्यादा ले जाओ। गारंटीड पीस रेट वेजेस। एंड देन एक और है डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस। डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस में वर्कर को उसकी एफिशिएंसी के बेसिस पे अलग अलग पीस रेट अलॉट कर दी जाए। भाई जो वर्कर नॉर्मल एफिशिएंसी से काम कर रहा है उसे 100 रुपए पर यूनिट नॉर्मल रेट, जो नॉर्मल से ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा है उसे 120 रुपए पर यूनिट होता है, इन ऑर्डर टू पुश देम। इसमें अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी, टेलर, मैरिक, इमर्सन, गैंट। ये पार्ट पहले था, लेकिन नाउ इन न्यू सिलेबस मैं बात आपको जैसे कर रहा हूं कि हम स्टडी मटेरियल पे फोकस करके चल रहे हैं, द न्यू सिलेबस दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज रिमूव्ड, क्योंकि ये नॉर्मली काम का भी नहीं था। क्योंकि यहाँ पे आपको पर्सन के नाम पे वेजेस कैलकुलेट नहीं करना रहता है, यहाँ पे आपको वो स्कीम देते हैं तो स्कीम को फॉलो करना है। जब स्कीम ही दिया है तो मैं स्कीम को फॉलो कर लूंगा ना, मैं स्टैटिक स्कीम पे क्यों जाऊंगा। तो आई एम स्किपिंग दैट पार्ट बिकॉज दैट इज नॉट नाउ इन योर स्टडी। वो पोर्शन स्किप कर दिया है, रिमूव कर दिया। बोनस स्कीम्स। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बोनस स्कीम। बोनस स्कीम्स में भी बहुत सारी बोनस स्कीम्स थी, लेकिन अल्टीमेटली अब हम सिर्फ दो मेजर बोनस स्कीम पे ही काम कर रहे हैं एज पर आवर न्यू स्टडी मटेरियल। द फर्स्ट वन इज हेल्थ से, हेल्थ से प्रीमियम प्लान। देखो बोनस स्कीम का कॉन्सेप्ट क्या है, सारी स्कीम्स में जितने भी बोनस स्कीम्स हैं, सारी बोनस स्कीम्स का कॉन्सेप्ट क्या है। एक सिर्फ एक बार्थ को छोड़ दो, बार्थ बार्थ को छोड़ के बाकी सारी बोनस स्कीम का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वर्कर को बोनस देना है। कब? व्हेन ही विल शो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी। इफ वर्कर विल शो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी, दैट विल प्रोवाइड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म ऑफ सेविंग इन टाइम। समय बचेगा, हमारा प्रोडक्टिव आवर्स बचेगा। कोई काम 8 घंटे में होने वाला है और वर्कर एफिशिएंटली उसे 6 घंटे में खत्म कर देता है, तो उसने हमारे लिए 2 घंटे बचा लिए। वो सिर्फ 2 घंटे की वेजेस ही नहीं बचाई उसने, वेजेस तो हम 6 आवर्स की देंगे ना, काम 6 घंटे किया उसने,
लेकिन उसने 2 घंटे में हमारी वेजेस भी बचाई, हमारे ओवरहेड्स भी बचाए, जो कि टाइम बेस्ड ओवरहेड्स, वो भी तो बच गए, उतनी वो कॉस्ट भी तो कम हो गई। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ दैट सेविंग इन टाइम टू द वर्कर। ये वर्कर आपके लिए समय बचा रहा है, आपका समय बचा रहा है, आपका प्रोडक्टिव टाइम बचा रहा है, तो आपको उसको भी कुछ बेनिफिट देना चाहिए इन ऑर्डर टू मोटिवेट हिम। तो उस केस में ये जो स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स उस सेव्ड टाइम का बेनिफिट शेयर कर रहे हैं। इस सेव्ड टाइम का जो वेजेस सेव हुआ है, इस बचे हुए टाइम में वर्कर की एफिशिएंसी की वजह से जो कम टाइम लगा, उसमें जो सेविंग्स आई, वेजेस में सेविंग्स आई, दैट विल बी शेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर। ये सारी स्कीम्स उस प्लान पे काम करती। क्या बोल रहे हैं? हेल्थ से बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों स्कीम्स की जो मैं बात कर रहा हूं, ये टाइम बेसिस स्कीम्स है। तो वर्कर को जो वेजेस दी जाएगी, दैट विल बी ऑन द टाइम बेसिस। नॉर्मल वेजेस वर्कर को आप दे दीजिए आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। ये तो नॉर्मल वेजेस हो गई, दैट वी विल गिव टू द वर्कर। जितने घंटे वर्कर ने काम किया, उतने घंटे का वेजेस तो उसे देना है, और फिर आप उसे बोनस दीजिए फॉर आवर्स सेव्ड। जितना टाइम उसने बचा लिया, उसका 50%, जितना टाइम उसने बचाया, उस बचाए हुए टाइम का 50% एक्स्ट्रा वेजेस इन फॉर्म ऑफ बोनस, वही टाइम रेट से वर्कर को दे दीजिए। ये हेल्थ से बोला। रोवन आके बोलता है कि सर इस मेथड में खामियां हैं। कैसे? है सर, देखो, हमने एक स्टैंडर्ड जॉब दिया से, मैं इधर बात करता हूं। मैंने मेरी एक फैकल्टी को अपॉइंट किया एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाने के लिए। मैंने पूछा सर कितना टाइम में पढ़ा दोगे ये चैप्टर या एक सिलेबस? ही सेज 20 आवर्स, आई विल फिनिश दिस इन 20, आई कैन फिनिश दिस इन 20 आवर्स। या फिर मैं कहूं, मैंने ऑब्जर्व किया कि दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर कंटेंट कैन बी कंप्लीटेड इन 20 आवर्स, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड टाइम। तो मैंने अपॉइंट किया और उसको स्टैंडर्ड टाइम, और उसको ये बोनस स्कीम भी बता दी, सर एफिशिएंसी दिखाना, टाइम बचाओगे तो बोनस मिलेगा। और भाई ने वो काम, 20 घंटे का काम यदि 16 घंटे में खत्म कर दिया, ठीक है, एफिशिएंटली पढ़ाया होगा, तो आई विल पे हिम से 1000 रुपीज पर आवर, तो 16 आवर्स का 16,000, और उसने जो 4 आवर्स बचाए उसका 50%, 2,000 रुपीज का बोनस। 4 घंटे बचाए, 4 घंटे में से आधा, 2 घंटे का एक्स्ट्रा वेजेस। ही वर्कड फॉर 16 आवर्स बट ही गेट्स वेजेस फॉर 18 आवर्स। काम उसने 16 घंटे किया, लेकिन उसको वेजेस 18 घंटे की मिल गई। मेरे लिए भी वो काम 16 आवर्स में कंप्लीट हो गया, तो मेरा 4 आवर्स का ओवरहेड्स बच गया, और 2 आवर उसको बोनस में दे दिए, तो 2 आवर्स का वेजेस भी बच गया। यहां तक ठीक है। बट रोहन आके बोलता है कि सर रुको, ये गड़बड़ है। उसने काम 8 घंटे में ही पूरा कर दिया, तो 8 घंटे का 1,000 रुपीज, 8,000, तो वो नॉर्मल वेजेस लेके जाएगा। 12 आवर्स जो उसने बचाए, 6,000 का बोनस लेके जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे इसमें उसको क्या फायदा? 16 घंटे में खत्म कर रहा था काम, 16 आवर्स में काम खत्म कर रहा था, तो टोटली ही वाज गेटिंग 18,000 रुपीज। वही काम वो 8 घंटे में खत्म करता है, तो ही इज गेटिंग 14,000 ओनली। नहीं, पर आवर इफेक्टिवली तो ज्यादा ले रहा है, 8 घंटे ही काम कर रहा है और 14,000 की वेजेस, 14 आवर्स की वेजेस ले रहा है।
और बचे हुए टाइम में मेरा तो फायदा है, लेकिन बचे हुए टाइम में वो कुछ और काम करके एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा कमा लेगा। एज एन ऑर्गेनाइजेशन मुझे तो फायदा हो गया कि मेरा काम 8 घंटे में ही खत्म हो गया। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली फीजिबल चीज है कि नॉर्मली स्टैंडर्ड टाइम मैं बोल रहा हूं 20 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम है, और हमारा वर्कर उस काम को 8 घंटे में ही पूरा किए दे रहा है? इतना कितना एफिशिएंट है भाई? या तो मेरे स्टैंडर्ड डिसाइड करने में बहुत बड़ा फ्लॉज है, बहुत बड़ी गलती है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए रोवन आए, रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन ने बोला, सर नॉर्मल वेजेस तो जो दे रहे हो देनी ही है, आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय वेजेस रेट या टाइम रेट वेजेस। आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। लेकिन जब इसको बोनस देने की बात आएगी ना, तो हम आवर्स सेव्ड का बोनस देते हैं, बिल्कुल देंगे, बट नॉट 50%। हम देंगे प्रपोर्शनेट टू आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय आवर्स अलाउड। मतलब स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का प्रपोर्शन, स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का प्रपोर्शन। 10 घंटे का काम 8 घंटे में पूरा कर लेता है, ही इज एफिशिएंट, बट उसकी बोनस होगी 80% ऑफ द टाइम। बोले कम बचाएगा, ज्यादा बोनस मिलेगा। ज्यादा बचाते जाने लगेगा, तेरा बोनस परसेंटेज कम होगा। 6 घंटे में काम खत्म किया, 6/10, 60% ऑफ टाइम सेव्ड। 5 घंटे में काम खत्म किया, ये टाइम अलाउड है और ये टाइम टेकन है। 5 घंटे में काम किया तो 50%। और अब तो इससे भी ज्यादा एफिशिएंट हो गए भाई, 10 घंटे का काम 3 घंटे में निपटा दे रहे हो, तो तुम्हें बोनस मिलेगा 30% ऑफ टाइम सेव्ड। तो जैसे जैसे आपका सेव्ड टाइम बढ़ने लगेगा, परसेंटेज ऑफ बोनस कम होने लगेगा। तो इससे वर्कर एक लेवल तक जाके ही अपनी एफिशिएंसी मतलब लेवल तक जाके ही टाइम बचाएगा, अननेसेसरी टाइम सेव नहीं करेगा, उसे मालूम है बोनस कम हो रहा है। यहाँ ये वाली स्टेज देखो कैसी लग रही है, एल से वाली। इसीलिए बोलते हैं कि इफ टाइम सेव्ड इज 50% ऑफ द टाइम अलाउड, देन रोवन एंड हेल्थ से बोथ आर इक्वल। ये फ्रेज पे क्वेश्चन थ्योरी आ जाता है, एक्सप्लेन रोवन एंड हेल्थ से बोथ आर इक्वल एट 50% ऑफ टाइम सेव। एग्जाम्पल डालिए और प्रूव कर दीजिए।
आई थिंक बात क्लियर हुई। तो यहाँ हमने रो 1 स्कीम हेल्थ से स्कीम में बोनस का तरीका देख लिया, 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। और रो 1 स्कीम में बोनस का तरीका देखा, टाइम सेव्ड पे एक प्रपोर्शन लगेगा। ठीक है, पूरे सिनोनिम्स याद रखिएगा। मैंने यहां लिखा आवर्स वर्कड मतलब टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया काम करने के लिए। आवर्स अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम, that is again also known as actual time. Saved hours मतलब स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। एक कैलकुलेशन यहां हमारे पास बनती है, इफेक्टिव वेजेस रेट। इफेक्टिव वेजेस रेट ज्यादा मिलती है ना जब बोनस मिल रहा है, तो काम कम किया है लेकिन वेजेस 1000 रुपी पर आवर की जगह ज्यादा रेट से मिल रही है क्योंकि बोनस ऐड हो गया है। तो यहां हम बोलेंगे टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क। टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क। और इस पूरे कॉन्सेप्ट बोनस स्कीम वाले कॉन्सेप्ट पे लगा दीजिए रेड फ्लैग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 90% चांसेस इस चैप्टर से क्वेश्चन यहीं से आएगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड, बट उन सब में सिर्फ लैंग्वेज गेम होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन का गेम होगा। कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी सा है। ठीक है, देन वी हैव ग्रुप बोनस स्कीम। अब ग्रुप बोनस स्कीम क्या होती है? वर्कर को जो जॉब दिया गया है वहां इंडिविजुअल वर्कर का वर्क और एफिशिएंसी असेस नहीं कर सकते क्योंकि दैट वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्संस और ग्रुप ऑफ वर्कर्स। जैसे कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर भी काम कर रहा है, ठेकेदार भी काम कर रहा है, लेबर भी काम कर रही है, मिस्त्री भी काम कर रहा है, फीमेल भी काम कर रही है, मेल भी काम कर रहे हैं, और पूरे लेबर फोर्स 15-20 लोग मिलके उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वो काम फास्ट कर देते हैं, एफिशिएंटली करते हैं। दे ऑल आर एलिजिबल फॉर बोनस। तो वहां उस पूरे ग्रुप को लमसम बोनस दिया जाता है, दैट इज नोन एज ग्रुप बोनस। अब ग्रुप को बोनस दे दिया तो वो बोनस बटेगा तो इंडिविजुअल वर्कर में। मैं यहां स्कीम नहीं बता रहा कोई, क्योंकि कोई स्पेसिफिक स्कीम नहीं, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन क्या कैसे उसको शेयर कर रही है, बट नॉर्मली इट विल बी शेयर्ड by the group, by the individual person of the group in the proportion of their normal wages। जिस जिसको नॉर्मल जितनी वेजेस, बोनस को उस वेजेस के प्रपोर्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि बॉय की रेट कम होती है, मेल की रेट ज्यादा होती है, मेल की रेट और ज्यादा होती है, तो बोनस भी उसी प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ये है ग्रुप बोनस। फाइनली द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, लेबर टर्नओवर।
जब कॉन्सेप्ट एक साथ डिस्कस हो जाते हैं और कॉन्सेप्चुअली हम स्ट्रांग हो जाएंगे तभी क्वेश्चन करना, क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट कम है लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारी है। लेबर टर्नओवर का मतलब इन एंड आउट ऑफ द वर्कर, और जब भी इन एंड आउट ऑफ द वर्कर एक्सट्रीम होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसर्न बनता है। क्यों? क्योंकि ये लेबर टर्नओवर डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा कॉस्ट क्रिएट करता है। किस फॉर्म में? लेबर टर्नओवर की कौन कौन सी कॉस्ट आती है? सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, सेटलमेंट, जो छोड़ के जाता है उसको फाइनली सेटलमेंट करना होता है उसके साथ, तो सेटलमेंट कॉस्ट विल बी देयर, एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स। ये कुछ मेजर कॉस्ट आती है हमारी लेबर टर्नओवर की वजह से, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन तो लॉस ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स है। वर्कर चला गया, कुछ टाइम वैकेंसी फिल करने में लग गया, फैसिलिटीज हैं लेकिन वर्कर्स नहीं है, काम नहीं हो पा रहा, तो कॉस्ट तो आ रही है। उस पीरियड में जितना प्रोडक्शन हो सकता था वो नहीं हो पाया, वो सेल होता तो उस पर प्रॉफिट जनरेट होता, वो नहीं हो पाया। वर्कर नए अपॉइंट हो गए लेकिन इनिशियली उनकी एफिशिएंसी स्लो होगी, और स्लो एफिशिएंसी की वजह से जितने आवर्स उनमें काम किया गया उसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता था, कम हुआ। ये है लॉस ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स, ये सबसे बड़ा पार्ट है। तो यहां हमें यह देखना पड़ेगा कि लेबर टर्नओवर कंट्रोल करें। अब लेबर टर्नओवर कंट्रोल डिपेंड करता है सर, लेबर टर्नओवर कंट्रोल की जरूरत भी है या नहीं, या पहले तो देखो लेबर टर्नओवर हो क्यों रहा है, रीजन क्या क्या है। तो रीजन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: पर्सनल रीजन, नॉर्मल रीजन, एबनॉर्मल रीजन। वर्कर के पर्सनल रीजन तो वो तो कंट्रोल अनकंट्रोलेबल की बात ही नहीं है, उनको अलग कैटेगराइज करेंगे। पर्सनल रीजन, इनकेपेबल, हैंडीकैप हो गया, फिजिकली डिसेबल हो गया, या वो उतना स्ट्रेंथ में काम नहीं कर सकता है, 50 के आसपास की एज हो गई, फीमेल वर्कर है और मैरिज हो गई, प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा, छोड़ेंगे। जहां मकान था वहां मकान छोड़ के कहीं और चले गए, या हमने अपनी फैक्ट्री कहीं शिफ्ट कर दी और वो शिफ्ट नहीं हो सकते, ये कुछ पर्सनल। एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, वेजेस जो दे रहे हैं उससे वो डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, या कहीं उसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इसमें दो चीजें तो हम ठीक कर सकते हैं, एनवायरमेंट बेटर कर सकते हैं, एनवायरमेंट में हम फिजिकल एनवायरमेंट और मैनेजमेंट के साथ रिलेशंस दोनों की बात कर रहे हैं। वेजेस हम उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं, कम है, तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्मल रीजन, पर्सन मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट हमने निकाल दिया, निकालना पड़ेगा। न्यूसेंस क्रिएटर, अनएथिकल प्रैक्टिस, आइडियल, लीस्ट एफिशिएंट, परमानेंटली डिसेबल्ड, एंड ये सारे क्या है? नॉर्मल रीजन। और अनकंट्रोलेबल निकालना ही पड़ेगा। रिसेशन इन द मार्केट, शट डाउन ऑफ द फैक्ट्री, ये सब वो रीजन है जहां वर्कर को हम निकालना ही पड़ेगा, छटनी करनी पड़ेगी। कंट्रोलेबल रीजन, पॉलिटिक्स, improper bonus or incentive, biasness in bonus and incentive schemes, unfriendly, unhealthy environment, facilities, improper wages system, relation between the management and employee,
ये सारे ऐसे रीजंस हैं सच आर कंट्रोलेबल, बट इन सब की वजह से लेबर टर्नओवर होता है। अब लेबर टर्नओवर तो होगा, बट क्या वो लेबर टर्नओवर लेबर टर्नओवर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न? सर, it is matter of concern if that labor turnover is in excess, but excess of what? सर, इंडस्ट्री का ट्रेंड है, लेबर टर्नओवर तो होगा, और हमारा लेबर टर्नओवर भी इस इंडस्ट्री लाइन में हो रहा है, इंडस्ट्री के लेवल पे हो रहा है, तो ठीक है यार, इतना मैनेजेबल है, मतलब होगा ही ना। उससे ज्यादा हो रहा है, देन नीड रिक्वायर्ड, नीड कंट्रोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यादा? एक सेकेंड। तो लेबर टर्नओवर इज इन लिमिट और नॉट? सर, चेक तो करो हो कितना रहा है। मेथड नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करो, देन जज करो कि ये लिमिट में है या बाहर। फर्स्ट इज रिप्लेसमेंट मेथड। नंबर ऑफ वर्कर्स replaced during the period divided by average number of workers multiply by 100। रिप्लेसमेंट मेथड से देखो तीन चार चीजें हैं। टर्म प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब गए और उनकी जगह नए आ गए, उनकी गए वर्कर रिप्लेस हो गए, मतलब जो वर्कर गए उनकी जगह अपॉइंट कर लिए। लेकिन न्यू अपॉइंटमेंट सिर्फ जाने वाले वर्कर्स की जगह होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम एक्सपेंशन कर रहे हैं और उसके लिए हम एडिशनल हैंड्स भी अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो भी नए अपॉइंटीज हैं, बट वो बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट नहीं है, वो न्यू ज्वाइनीज हैं, और न्यू ज्वाइनीज इस मेथड में कंसीडर नहीं होगा। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस्ड वर्कर्स की बात कर रहा है। दूसरा मेथड है सेपरेशन मेथड।
नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। यहां हम बात कर रहे हैं उन वर्कर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो गए। सेपरेशन दो कारण से होगा, सेपरेशन दो कारण से हो सकता है। डिस्चार्ज लेफ्ट, डिस्चार्ज मतलब हमने निकाल दिया, लेफ्ट मतलब खुद चले गए। तो दो सेपरेशन हो सकता है, डिस्चार्ज और लेफ्ट। तो वर्कर डिस्चार्ज और लेफ्ट दोनों ऐड होंगे और हमें यहाँ टोटल सेपरेटेड चाहिए, यानी वो वर्कर जो ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गए, या तो हमारे निकालने की वजह से या खुद छोड़ के गए इस वजह से। तो हम दोनों तरह के वर्कर्स को यहाँ पे लेने वाले। थर्ड, फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड बोलता है कोई भी एक इंडिविजुअल मेथड नहीं, कंबाइंड कैलकुलेशन चाहिए। रिप्लेस्ड प्लस सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड। बोले रिप्लेस्ड भी लो, सेपरेशन भी लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड की जो रेट आएगी उनकी रेट को ऐड कर दो तो इसकी रेट आ जाएगी। रिप्लेसमेंट मेथड से लेबर टर्नओवर 3%, सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर 5%, तो फ्लक्स से 8%। दोनों का एडिशन ही तो है, लेकिन कभी फ्लक्स रिप्लेसमेंट और सेपरेशन के एडिशन से ज्यादा आती है। तो उस केस में अज्यूम करिएगा कि इसने रिप्लेस्ड भी लिया है, सेपरेशन भी लिया है और न्यू ज्वाइनिंग भी ली है। न्यू ज्वाइनिंग ड्यू टू एक्सपेंशन, न्यू ज्वाइनिंग ड्यू टू एक्सपेंशन। रिप्लेस्ड प्लस न्यू ज्वाइन, टोटल न्यू अपॉइंटीज, इधर ड्यू टू रिप्लेसमेंट और एडिशनल हैंड्स, इन्हें एसेशन भी बोलते हैं, इन्हें एसेशन भी बोलते हैं। रिप्लेस्ड प्लस न्यू ज्वाइनिंग को एसेशन भी बोलते हैं। तो यहां ये मेथड यूज कर रहा है सेपरेशन प्लस एसेशन। तो ये तीन डिफरेंट रेट्स, इस पे भी हमें क्वेश्चन मिलता है टर्नओवर पे। लेकिन क्या करोगे इसमें, कितना आसान सा लैंग्वेज का गेम है। ओपनिंग थे इतने छोड़ के चले को हमने निकाल दिया, इतने नए रिप्लेस हो गए, ये नई कितनी है, फ्लक्स रेट दे दिया। तो सारा गेम सिर्फ मैथ है, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके वैल्यूज कैलकुलेट करने का है। ठीक है, सो ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात यहां हमने की। जस्ट एक बार let's look at the study material. वेजेस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, पर्सनल, इंजीनियरिंग, टाइम कीपिंग, अटेंडेंस, टाइम, एनुअल मेथड, टाइम बुकिंग का मतलब बताइए। पेरोल में क्या हो रहा है, पर्सनल डिपार्टमेंट और टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से डेटा लेके और पेरोल वेजेस शीट बना के कॉस्ट डिपार्टमेंट को दे रहा है, जो
एम्प्लॉयज के डिडक्शन डिडक्शन निकाल के पेमेंट कर रहा है। क्या क्या डिडक्शन हो रहा है? प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, टीडीएस एक्सेट्रा। आइडियल टाइम के कॉजेज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। ये आ गए आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओवर टाइम प्रीमियम, फैक्ट्रीज एक्ट का रेफरेंस और ओवर टाइम के कॉजेज एंड ट्रीटमेंट क्वेश्चन। यूटिलाइजेशन, वेजेस रेट, टाइम रेट मेथड, पीस रेट मेथड। प्रीमियम में हेल्से एंड रोवन और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। पर टर्नओवर, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड बेस्ड क्वेश्चन। फ्लाइट टर्नओवर खत्म। गाइस आज पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आएंगे, कल से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वहां लगेगा असली दिमाग। तो एक बार रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है? ओके देन, बाय फॉर टुडे, थैंक यू।